102 बायोसाइकोलॉजी चैप्टर 1। बेसिकली हम इंट्रोडक्शन टू बायोसाइकोलॉजी में बायोसाइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ कंटेंट में लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब बायोसाइकोलॉजी क्या होती है, डेफिनेशन क्या है। फिर नेचर एंड स्कोप ऑफ बायोसाइकोलॉजी कि बायोसाइकोलॉजी का नेचर क्या है, स्कोप, डिवीजन में हम बायोसाइकोलॉजी में हम देखेंगे कि कुछ मेन बायोसाइकोलॉजी की डिविजन्स होती है। फिर उसके अकॉर्डिंग जो है हम मेथड्स देखेंगे कि हम कैसे एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू में बायोसाइकोलॉजी को यूज करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स दिए हुए जिसको हम ब्रीफली पढ़ेंगे। एब्लेशन मेथड, हिस्टोलॉजिकल मेथड्स और भी सारे टोटल 8 मेथड्स हैं। फिर हम कुछ एथिक्स गाइडलाइंस पढ़ेंगे, कितने ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की तरफ से और बाकी कंट्रीज में भी क्या क्या है, ये सब पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। प्लीज स्क्रॉल द स्क्रीन। बायोसाइकोलॉजी जानने से पहले हमें साइकोलॉजी के बारे में जानना जरूरी है। लास्ट सेशन में नैना ने समझाया था दैट साइकोलॉजी इज द स्टडी और द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। मतलब कोई भी कॉग्निटिव प्रोसेस और बिहेवियर की स्टडी करने को हम साइकोलॉजी कहते हैं। और भी साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट डेफिनेशंस दी है, सबका मीनिंग यही निकलता है। हमने पहले ही लास्ट सेशन में देखा था कि इट इज द मॉडर्न डेफिनेशन। अब बायोसाइकोलॉजी को जानने से पहले हमें न्यूरोसाइंस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूरोसाइंस क्या होता है। न्यूरो से हमें यही पता चल रहा है गाइस, देखो न्यूरो मतलब नर्वस सिस्टम। हमारे बॉडी में काफी सिस्टम्स होते हैं, 7-8 आई थिंक। डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें से ये भी है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम सारे हमारे जितने भी स्टिमुलस है एनवायरनमेंट के, उसके रिस्पॉन्स देता है, या फिर हमारे बॉडी पोस्चर होता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ये सारी चीजें, या फिर लर्निंग हो गई, मेमोरी हो गई, ये सब चीजें जो है नर्वस सिस्टम ही करता है। हार्मोन रिलीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है काफी। नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेशन में ही काम करता है। साइंस हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचुरल थिंग। इट इज एक्चुअली द सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन ऑफ द अप्रोच नॉलेज। साइंस हम ऐसे ही देखें तो सामने हमारे सामने नेचर में जो भी दिख रही है, लाइक अगर हम न्यूटन के बारे में बात करें, न्यूटन बैठा था ऊपर, ट्री थी पे एप्पल नीचे गिरा, उसने देखा कि अरे वो तो गिर गया है, तो उसने फिर दिमाग लगाया कि ग्रेविटेशन है, फिर उसने थ्योरी दी ग्रेविटेशन। तो हम नेचर से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको हम कैलकुलेटिव वे में दे देते हैं, केमिकल वे में दे देते हैं, ऑब्जर्वेटरी वे में दे देते हैं। ये हमारा साइंस है। अब हम समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट है न्यूरोसाइंस की डेफिनेशन। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अच्छा साहिल ही है। नेक्स्ट है डेफिनेशन न्यूरोसाइंस, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एनाटॉमी, biochemical processes and the physiology of nervous system is known as neuroscience. गाइस पहले हम यहाँ पे कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ लेंगे कि एनाटॉमी क्या होती है, बायोकेमिकल प्रोसेसेस क्या होते हैं और फिजियोलॉजी क्या होती है। एनाटॉमी किसी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम के स्ट्रक्चर को जब हम स्टडी करते हैं वो हमारी एनाटॉमी हो गई। जैसे आप अगर यहाँ पे बायोसाइकोलॉजी में ब्रेन के बारे में बात कर रहा है, तो हम ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में हम जब स्टडी करेंगे तो वो एनाटॉमी है। ह्यूमन के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो ह्यूमन एनाटॉमी है। बायोकेमिकल प्रोसेसेस, the interaction occur between the living organism, within the living organism, कि chemical interaction, chemical bonds कैसे हो रहे हैं और वो कैसे ट्रांसमिट हो रहे हैं। फिजियोलॉजी हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, बायोकेमिकल प्रोसेस पढ़ लिया। अब हम उसके फंक्शन के बारे में जब हम जानेंगे कि कौन सी चीज कैसे कैरी होती है, या मैकेनिकल मूवमेंट कैसे होता है, सिग्नल कैसे ट्रांसमिट होते हैं, ये सारे फिजियोलॉजी है। तो जब हम नर्वस सिस्टम की एनाटॉमी, बायोकेमिकल प्रोसेस, फिजियोलॉजी सब मिला के जब हम पढ़ते हैं तो न्यूरोसाइंस है। अब देखो यहाँ पे न्यूरोसाइंस और बायोसाइकोलॉजी में ज्यादा फर्क नहीं है। इट इज क्लोजली रिलेटेड फील्ड ऑफ द न्यूरोसाइंस।
बायोसाइकोलॉजी एक्चुअल में जब हम न्यूरोसाइंस को स्टडी करते हैं और उससे हम जब कंक्लूजन निकालते हैं, एनाटॉमिकली, बायोकेमिकली और फिजियोलॉजिकली जब हम कंक्लूजन निकालते हैं कि व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन, बिहेवियरिज्म को हम जब पढ़ते हैं तो वो बायोसाइकोलॉजी है. द बायोलॉजिकल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर इज कॉल्ड बायोसाइकोलॉजी. यहाँ तक समझ में आ गया बायोसाइकोलॉजी क्या होती है? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है. ओके, स्क्रॉल डाउन प्लीज. डिफरेंट नेम्स है हमारे बुक में, तो बायोसाइकोलॉजी दिया हुआ है. अदर नेम्स इज आल्सो देयर. साइकोबायोलॉजी, बिहेवियरल बायोलॉजी, बिहेवियरल न्यूरोसाइंस, अलग अलग नाम से पुकारते हैं बट सबकी डेफिनेशन वही मीनिंग चलती है. अब यहाँ पे न्यूरोसाइंस के सब फील्ड्स, हम यहाँ पे सब फील्ड्स इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें बायोसाइकोलॉजी पढ़ना है. हम इसको पढ़ के एक कंक्लूजन ड्रॉज आउट करते हैं कि कैसे न्यूरोसाइंस जो है हमें बायोसाइकोलॉजी की स्टडीज प्रोवाइड करता है. तो पहला है न्यूरो एनाटॉमी. वही हो गया कि नर्वस सिस्टम, इट इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम, कि नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर को कैसे हम स्टडी करते हैं. न्यूरोकेमिस्ट्री, केमिकल एस्पेक्ट्स, वही नर्वस सिस्टम में क्या कौन से बॉन्ड्स बन रहे हैं, कौन से न्यूरो ट्रांसमीटर्स यूज हो रहे हैं, उसमें अलग अलग इंटरेक्शन के लिए अलग अलग हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, ये सब जो है केमिकल एस्पेक्ट्स है. तो हम नर्वस सिस्टम के केमिकल एस्पेक्ट्स को जब हम पढ़ते हैं वो न्यूरोकेमिस्ट्री है. नेक्स्ट है न्यूरोपैथोलॉजी. देखो पैथोलॉजी यहाँ पे मतलब होता है समथिंग इज रिलेटेड टू डिजीज, कोई डिसऑर्डर. आपको बाहर फैक्टर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में जब अटैक करता है और डिजीज क्रिएट करता है, उसकी स्टडी को हम पैथोलॉजी करते बोलते हैं. बट यहाँ पे न्यूरोपैथोलॉजी दिया हुआ है, तो हम नर्वस सिस्टम की डिजीज या डिसऑर्डर की स्टडी को हम पैथोलॉजी, न्यूरोपैथोलॉजी कहते हैं. न्यूरो एंडोक्रिनोलॉजी, एंडोक्राइन सिस्टम. यहाँ पे देखो हमारे बॉडी में दो तरीके के सिस्टम होते हैं. पहला है एंडोक्राइन सिस्टम, दूसरा है एक्सोक्राइन सिस्टम. बस फर्क ये है एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो डायरेक्ट रिलीज करता है, कोई वेसल्स या कोई ड्रग्स की कोई जरूरत नहीं होती. ये कोई पर्टिकुलर एरिया में टारगेट करता है और ये इस सब का पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ब्रेन की होती है. कि ब्रेन बोलता है अच्छा चलो आपको जो है कुछ भेजना है, और वो क्या भेजता है, हॉर्मोन्स भेजता है. बोलता है कि हॉर्मोन्स, यू आर रेडी फॉर रिलीजिंग द हॉर्मोन. फिर न्यूरॉन जल्दी जल्दी पहुंचाते हैं किसी ऑर्गन में, बोलते कि हाँ, सेकेंडरी ऑर्गन को बोलते हैं कि यस यू आर रेडी, आप जो है रिलीज कर दो हार्मोन. तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है हार्मोन रिलीज करवाने के लिए एक वाइटल रोल प्ले करता है. और एंडोक्राइन ही जो है उसका जो हेड मास्टर जो है वो हमारा ब्रेन है. तो इंटरेक्शन बिटवीन द ब्रेन और वी कैन से न्यूरो सिस्टम और एंड द एंडोक्राइन सिस्टम इज कॉल्ड द न्यूरो एंडोक्रिनोलॉजी. ये समझ में आ गई? समझ में आ रहा है या फिर मैं ऐसे ही बोल रही हूँ? हेलो. ओके. नेक्स्ट है न्यूरोफिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी वही लास्ट टाइम अभी मैंने बोला पिछले बार में कि फिजियोलॉजी फंक्शन की स्टडी को करने को हम फिजियोलॉजी बोलते हैं. नर्वस सिस्टम की कर रहे हैं तो न्यूरोफिजियोलॉजी. न्यूरोफार्माकोलॉजी, फार्मा मीन्स समथिंग इज रिलेटेड टू मेडिसिन और वी कैन से ड्रग्स. सिंपल भाषा में बोले तो लोग जो है ड्रग्स को हम ड्रग्स ही बोलते हैं कि किसी ने हीरोइन ले लिया, किसी ने गांजा ले लिया. बट नहीं, अगर हम स्मॉल अमाउंट में हम ड्रग्स को यूज करेंगे तो वो मेडिसिन कहलाता है. तो यहाँ पे बायोसाइकोलॉजी में या फिर हम न्यूरोसाइंस में पेशेंट को ट्रीट करने के लिए या फिर हम उसके बिहेवियर को पता लगाने के लिए एक्सपेरिमेंट करके, कुछ ड्रग्स दे के एक्सपेरिमेंट करके उसका बिहेवियर पता लगाते हैं कि अगर ये देंगे तो क्या होगा. तो उसको हम क्या बोलते हैं, फार्माकोलॉजी, न्यूरो फार्माकोलॉजी. ठीक है. अब एक साइंटिस्ट आया, हमारे इग्नू नोट्स में दे रखा है डीओ हेब्स. प्लीज स्क्रॉल डाउन. डोनाल्ड ओ हेब्स
He is a Canadian psychologist. He introduced some work in his seminal publication, The Organization of Behavior, in 1949. सेमाइनल मतलब वो कुछ ऐसा आइडिया कुछ देना जिसका काफी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस हो. तो इसने एक पब्लिकेशन दी, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर, इन 1949. उसमें बहुत सारी थ्योरीज थी उसकी. एक थ्योरी उसकी सेल असेंबली थ्योरी भी थी, नीचे दिया हुआ है, प्लीज थोड़ा और. उसने बताया कि कैसे बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलके किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. यहाँ पे बेसिकली इसने लर्निंग का बताया कि न्यूरॉन्स, द क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लर्निंग. ठीक है, हाउ लर्निंग इज अकम्प्लिश्ड विद इन द ब्रेन ड्यू टू द फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन्स. प्लीज रोल डाउन. यहाँ तक सबको समझ में आ गया. न्यूरो साइंस की सब फील्ड्स हम पढ़े यहाँ पे इसलिए क्योंकि हमें बायोसाइकोलॉजी के बारे में पढ़ना था. फिर हमने साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा. सब समझ में आ गया? Yes, ma'am. Can you repeat that about the scientist? डोनाल्ड. ओके. उसने एक पब्लिकेशन दी, ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर्स. उसमें इसने बताया कि कैसे डिफरेंट, देखो हमें पता है कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट जो है ब्रेन का वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो उसने बोला कि ब्रेन का एक पार्ट जो है वो लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है. कैसे लर्निंग जो है, हमारा ब्रेन जो है लॉन्ग टर्म वो करवाता है. तो ये जो लर्निंग का जो प्रोसेस है हमारे ब्रेन में जो हो रहा है, वो एक बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलके ही लर्निंग का प्रोसेस करवा रहे हैं ना. हमारा ब्रेन सेल से बना हुआ है, उस सेल को हम न्यूरॉन्स कहते हैं. तो वही न्यूरॉन्स जो है कैसे वो सिग्नल ट्रांसमिट करके वो लर्निंग का प्रोसेस करवाते हैं. ठीक है, समझ में आया? हाँ. ओके. नेक्स्ट है रिसर्च. हम बायोसाइकोलॉजिकल रिसर्च करते हैं. देखो यहाँ पे बायोसाइकोलॉजिकल रिसर्च करने के यही रीजन है कि हम बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ बिहेवियरिज्म, ह्यूमन का ले लो या एनिमल का ले लो, कि क्या असर पड़ता है उसमें. जैसे हमने ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज कर लिया, डैमेज करने के बाद फिर हमने देखा कि अरे उसकी तो मेमोरी खराब हो गई, या फिर उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी ही चली गई. फिर हमने देखा नहीं, उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी तो गई है बट उसका पैटर्न जो है अभी भी वो है, वो पैटर्न को फॉलो कर रहा है. तो हम बायोसाइकोलॉजिकल रिसर्च बस इसलिए करते हैं, ब्रेन में हम कुछ छेड़छानी करते हैं ये पता करने के लिए कि बिफोर ब्रेन उसका ह्यूमन का बिहेवियरिज्म कैसा था और आफ्टर द एक्सपेरिमेंट वो कैसा था. ठीक है, तो इट इज डन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ बिहेवियर. The research can be done using experimental approach, non-experimental approach or case study. यहाँ पे non-experimental approach मतलब केस स्टडी लेके डिसऑर्डर हो गई या डिजीज हो गई, अब वो उसके वजह से जो उसको ऑपरेशन या फिर सर्जरी हुई, सर्जरी से फिर उसके बाद किस डायलेमा में अभी वो, फिर क्या उसका आफ्टर इफेक्ट्स है, उसकी केस पूरा या फिर करके हम है, तो वो नॉन एक्सपेरिमेंटल हो गया. एक्सपेरिमेंटल अप्रोच में क्या हो गया, यहाँ पे जैसे 6 साल का बच्चा है, उसको बिठाया, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे. ये तो हमने मैनिपुलेट कर लिया कि बच्चे से कुछ क्वेश्चंस पूछे, या फिर उसको 2-3 कार्ड्स पकड़वाए. पहले वाले में किंग था, दूसरे वाले में स्पेड था, फिर उसके बाद तीसरे वाले में डायमंड था. फिर हमने फिर दोबारा उसको क्या दे दिया, किंग दे दिया, फिर दूसरे वाले में स्पेड दे दिया, फिर दूसरे वाले में हमने डायमंड, तीसरे वाले में हमने डायमंड दे दिया. तो फिर हम उससे पूछेंगे कि नेक्स्ट क्या आएगा, तो बच्चा पकड़ लेगा कि नेक्स्ट में है किंग है. तो ये हम ऐसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, और कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जब हम सर्जरी करते हैं उसमें, कि हमने कुछ ब्रेन के पार्ट्स को डैमेज कर लिया या फिर रिमूव कर लिया, उसकी वजह से क्या रिस्पॉन्स आया ह्यूमन के बिहेवियर में. तो फॉर एक्सपेरिमेंटल अप्रोच यहाँ पे हम मॉडल या पार्टिसिपेंट लिखते हैं. मॉडल क्या होता है, जिसपे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको हम मॉडल कहते हैं, और दूसरा नाम वही है पार्टिसिपेंट. दो तरीके के होते हैं पार्टिसिपेंट, ह्यूमन पार्टिसिपेंट
नॉन ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स। ह्यूमन पार्टिसिपेंट वही इंसान को पकड़ के बैठाया, उस पर एक्सपेरिमेंट कर लिया। नॉन ह्यूमन पार्टिसिपेंट, वेट, just wait for two minutes. आपको पता ही चल रहा है, ह्यूमन पता ही चल रहा है कि ह्यूमन पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। नॉन ह्यूमन पार्टिसिपेंट, यहाँ पे हम स्मॉल स्पीशीज को लेते हैं, नॉन ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स को, लाइक माइस, रैट्स, कैट्स, डॉग्स, प्राइमेट्स। अच्छा, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज प्राइमेट्स? कोई बताएगा प्राइमेट्स क्या होता है, किसी को अगर पता हो तो? Primates like apes, monkeys. Apes and monkeys. It is the group of mammals actually. Mammals. मैमल्स। नॉन प्राइमेट उसके उल्टे हो गए, बर्ड्स हो गए, जिसके पास विंग्स हो और क्लॉज हो वो नॉन प्राइमेट हो गए। प्राइमेट्स इज अ ग्रुप ऑफ मैमल्स, लाइक ह्यूमन हो गए, मंकीज, एप्स, ये जितने भी है प्राइमेट्स में आते हैं। अब देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, वी मेनली चूज नॉन ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स टू कंडक्ट द रिसर्च। व्हाई? हम नॉन ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स की जगह। क्यों? फर्स्ट रीजन, प्लीज स्क्रॉल डाउन, they are lower species, so the brain and the behavior of them is less complex as compared to human participants. ये तो पता है, हम जब स्मॉल स्पीशीज को लेते हैं वो लोअर स्पीशीज में आते हैं। ह्यूमंस आर द मोस्ट एडवांस वन, ठीक है, उनके ब्रेन ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। बट स्पीशीज अगर देखा जाए, माइस, रैट के तो ब्रेन काफी सिंपल होता है। सबसे ज्यादा हम अगर माइस, रैट, कैट्स, डॉग्स, प्राइमेट्स में से देखें तो रैट्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो स्मॉल भी होते हैं, उनकी लाइफ स्पैन जो है छोटी भी होती है, और वो लैब में आराम से रह भी सकते हैं, आ भी सकते हैं एक छोटे से बॉक्स में। तो छोटे होने की वजह से उनके ब्रेन जो है वो कॉम्प्लेक्स कम होता है, और उनका बिहेवियर भी जो है वो भी लेस कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स। सेकेंड रीजन ये है, कंडक्टिंग रिसर्च on non-human participants leads to a comparative approach where the biological processes of different species may be compared. हम उसमें जब रिसर्च करते हैं नॉन पार्टिसिपेंट्स में, तो हमें पता चल पाता है कि हाँ, कैट का जो है बिहेवियर डिफरेंट है, डॉग का बिहेवियर डिफरेंट है। या फिर अगर हम ह्यूमन का ही देख ले, कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म प्राइमेट ही देख ले, उसमें देखा कि हाँ थोड़ा सा जो है सिमिलैरिटी जो है ह्यूमन में भी आती है। तो हम एक कंपैरेटिव अप्रोच में आते हैं कि कैसे हम उन दो स्पेशीज के बीच में डिफरेंस पता लगा पाते हैं कि उनका बिहेवियर कैसा है। थर्ड, it is easy to conduct research on laboratory animal rather than human participants due to ethical reason. सबसे बड़ा रीजन यही है, एथिकल रीजन है कि हम ह्यूमंस को जो है, एक तो हम ह्यूमंस को हम ज्यादा उसमें एक्सपेरिमेंट ही नहीं कर सकते। हम किसी को भी पकड़ के हम उसमें सर्जिकल एप्लीकेशन नहीं कर दे सकते कि उनका ब्रेन काट के रख दिया अलग से और वो फिर उसके बाद देखा बोला कि हाँ हमने ये स्टडी कर ली। प्रेफर ही नहीं कर सकते हम इसको एथिकल इश्यूज की वजह से। तो हम नॉन पार्टिसिपेंट्स को ज्यादा चुनते हैं। यहाँ पे देखो एथिकल गाइडलाइंस दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है। पहला ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिकन का, प्लीज स्क्रॉल डाउन, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। इसकी गाइडलाइंस यही बताती है कि विथ केयर और एथिकल इश्यूज को लेके, गाइडेंस को लेके हमें नॉन पार्टिसिपेंट्स को ही चुनना है। और इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च कुछ ज्यादा नहीं है, हमें पता है इंडिया में जो है साइकोलॉजी इतनी डेवलप नहीं है। इट इज द गाइडलाइंस फॉर द बायोमेडिकेशन। नेक्स्ट है रिसर्च। देखो रिसर्च दो तरीके के होते हैं, बच्चे यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं रिसर्च में, प्योर रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। पढ़ लेते क्या होता है। प्योर रिसर्च conducted without any specific goal.
अप्लाइड रिसर्च कंडक्टेड विद अ स्पेसिफिक गोल, ठीक है, इन माइंड। बोला जा रहा है यहाँ पे कि आप जो है किसी को टारगेटेड एक स्पेसिफिक गोल के साथ आप जो है रिसर्च नहीं कर रहे होते। बेसिकली प्योर रिसर्च होता है हम एक बेसिक नॉलेज लेने के लिए कि अगर न्यूरो सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसका डेफिनेशन क्या है। ये जो है छोटे छोटे ये प्योर रिसर्च में आते हैं। सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए हम प्योर रिसर्च को अप्लाई करते हैं। अप्लाइड रिसर्च ये एम टू इज टू सॉल्व अ स्पेसिफिक एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, दैट इज द डिस्क्रिप्टिव इन नेचर एंड हैज प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, ठीक है। जैसे आपने फिजिक्स में देखा होगा, आप कुछ भी प्रॉब्लम आपके सामने आ गई, एक नेचर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई, आपने उसे इंपेरिकल फॉर्म में उसको सॉल्व करके दिया प्रैक्टिकली। हम यहाँ पे प्रैक्टिकल का ज्यादा यूज करते हैं अप्लाइड रिसर्च में, और प्योर रिसर्च में हम रिसर्च तभी करते हैं ताकि हम बेसिक नॉलेज जो है ले पाए। समझ में आ गई ये दोनों सब फर्क पता चला प्योर रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च में? हेलो, हेलो, कोई तो बोल दो। यस मैम। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, देखते हैं कौन आंसर करता है। व्हाट इज न्यूरोसाइंस? Study of neurons and हेलो, study of neurons in brain. ओके, यस, भाई नर्वस सिस्टम से रिलेटेड साइंटिफिक स्टडी करना, ठीक है। और नेक्स्ट, जो पब्लिकेशन दी थी डीओ हेड्स ने वो कब दी थी? याद है किसी को? 20th century. यस, 20th सेंचुरी। इन विच ईयर? 1949. 1949, करेक्ट। ओके, अब एक रीजन बता दो कोई कि नॉन ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स को हम क्यों चूज करते हैं? Because of ethical reasons. एथिकल रीजंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। डिवीजन इन बायोसाइकोलॉजी। अब तक हमने बायोसाइकोलॉजी की छोटी छोटी चीजें पढ़ ली थी। बायोसाइकोलॉजी क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, न्यूरोसाइंस से कैसे रिलेटेड है, न्यूरोसाइंस की फील्ड हम क्यों पढ़ते हैं बायोसाइकोलॉजी पढ़ने के लिए, छोटी छोटी चीजें पढ़ ली। अब यहाँ से थोड़ा मेन आ जाता है, डिवीजन इन बायोसाइकोलॉजी। बायोसाइकोलॉजी की 6 मेन डिविजन्स है। फर्स्ट, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, साइकोफिजियोलॉजी, साइकोफार्माकोलॉजी, न्यूरोसाइकोलॉजी और कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस, और लास्ट है कंपैरेटिव साइकोलॉजी, ठीक है। मैंने सबसे पहले दो को साथ में लिखा है, देखो, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी और साइकोफिजियोलॉजी। दोनों लग रहे हैं ना कि सेम सेम है, वर्ड्स के बस इधर उधर कर दिया, जगलिंग कर दी है, ऐसा लग रहा है कि सेम है, बट सेम नहीं है, डिफरेंस है थोड़ा। पढ़ लेते हैं पहले फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। व्हाट इज फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी? Actually it uses the controlled experiment techniques on brain to study the effect on human behavior. कंट्रोल एक्सपेरिमेंट का मतलब हो गया कि ऐसे एक्सपेरिमेंट जो पहले से है, ठीक है। सर्जिकल, यहाँ पे फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा सर्जिकल या इलेक्ट्रिकल मेथड्स यूज होते हैं, कि आपने नाइफ का यूज कर लिया या फिर कुछ इलेक्ट्रोड का यूज कर लिया, डाल रहे हो आप, ठीक है, या फिर आपने कुछ गैस छोड़ दी उसमें। ये सारी चीजें फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में आता है, ठीक है। एक और तरीके से भी होता है मैनिपुलेशन, डायरेक्ट मैनिपुलेशन। वही बच्चों को बैठा दिया,
बैठा के उससे क्वेश्चन पूछ लिया, बट ये ज्यादा यूज नहीं होता है, सबसे ज्यादा सर्जिकल मेथड यूज होते हैं। बस यही फर्क है फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजी में, साइकोफिजियोलॉजी में। साइकोफिजियोलॉजी में क्या होता है, इसमें सर्जिकल मेथड्स यूज नहीं होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, बाहर से ही, बॉडी के सरफेस से ही हम एग्जामिन करते हैं बिहेवियर को, रिकॉर्ड करके उसकी एक्टिविटी को। ठीक है, अब एक बार पढ़ लेते हैं। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी uses the control experimental techniques on brain to study the effect on human behavior. Can be done by two methods, by direct manipulation, ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चन पूछ के या फिर माइंड डाइवर्ट करके या हिप्नोटाइज करके, कुछ ऐसे तरीके से। सेकेंड है बाय सर्जिकल और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑन ब्रेन। यही है इंपॉर्टेंट चीज फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में, सर्जिकल मेथड ज्यादा यूज होता है। मैंने ब्रैकेट में यहाँ दिया हुआ है एब्लेशन मेथड, आगे हम पढ़ेंगे एब्लेशन मेथड। मेथड्स पढ़ेंगे बायोसाइकोलॉजी में कि डिफरेंट डिफरेंट जो है डिविजन्स के अकॉर्डिंग मेथड्स क्या यूज करते हैं, तो इसमें से एक एब्लेशन मेथड। एग्जांपल देख लो यहाँ पे, स्टडी ऑफ द रोल ऑफ हिप्पोकैम्पस इन लर्निंग एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी डन बाय सर्जिकल रिमूवल ऑफ हिप्पोकैम्पस। यहाँ पे आगे जब हम सेकेंड यूनिट में देखेंगे, एक फेमस पेशेंट है HM नाम से, उसमें क्या हुआ था, एक न्यूरोसर्जन ने क्या किया था, उसने उसका हिप्पोकैम्पस वाला पार्ट जो है रिमूव कर दिया था। जब उसने हिप्पोकैम्पस वाला पार्ट रिमूव कर दिया सर्जिकल मेथड के थ्रू, ठीक है, तो उसने देखा कि मेमोरी जो है उसकी लॉस हो गई, लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है लॉस हो गई। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि समथिंग वी आर डन सर्जिकल पार्ट। यहाँ पे कुछ नाइफ की बात आ रही है, कुछ इंस्ट्रूमेंट की बात आ रही है, समझ में आ रही है? Yes, ma'am. Okay. Next है psychophysiology. Uses the non-invasive technique in which the physiological activity is recorded from the surface of body in order to examine the relation between physiological activities and psychological process. Non-invasive वही हो गया, जहाँ पे सर्जरी बिल्कुल भी नहीं यूज होती, आपके बॉडी में कुछ भी पार्ट्स घुसाए नहीं जाते। इन्वेजन मतलब बाहर के फैक्टर्स आपके बॉडी में नहीं घुसेंगे, इसको नॉन इन्वेसिव बोलते हैं। इन्वेजन मतलब घुसना, सॉरी। तो यहाँ पे हम नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स यूज करके कुछ डिवाइस लगाते हैं बॉडी में, जैसे हमने EEG कर लिया, MEG कर लिया। EEG क्या है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी है। MEG क्या है, मैग्नेटो एन्सेफेलोग्राफी है। HOG भी होता है, ठीक है। ये जितने भी है ये सारे हम बाहर बॉडी में कुछ डिवाइस लगाते हैं और एग्जामिन करते हैं उनके एक्टिविटी रिकॉर्ड करके। फिर उसके बाद पता करते हैं कि कैसे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज और साइकोलॉजिकल प्रोसेस रिलेटेड। मेथड्स वही यहाँ पे EEG, MEG, EMG। प्यूपल डायलेशन बाहर से हम देख के ही पता लगा लेते हैं कि प्यूपल डायलेशन जब होता है तो हम उसकी बिहेवियर का पता लगा लेते हैं। मसल टेंशन मतलब इज द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ इन द मसल, ठीक है। आई मूवमेंट से भी हम बिहेवियर का पता लगा लेते हैं। तो ये सारे मेथड्स है जो हम साइकोफिजियोलॉजी में पढ़ेंगे आगे जाके मेथड्स में। थर्ड है आपका साइकोफार्माकोलॉजी। कुछ नहीं है, फार्माकोलॉजी इज रिलेटेड टू ड्रग्स। देखो यहाँ पे बेसिकली यूज ड्रग्स हम करते हैं टू स्टिमुलेट द नर्वस सिस्टम फॉर द एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। पेशेंट को ट्रीट करने के लिए हमने फिर बाकी फर्दर यूज किया बाकी सर्जन्स ने कि हाँ कुछ ड्रग्स होंगे थेरेपेटिक ड्रग्स, तो हम पेशेंट को ट्रीट कर सकेंगे। बट यहाँ पे साइकोफार्माकोलॉजी में क्या बोल रहा है कि हम ड्रग्स को यूज करते हैं, ठीक है, ताकि हमको उसका बिहेवियर पता चल पाए फॉर द एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू कि इसका इफेक्ट क्या है बिहेवियर में। नेक्स्ट आ रहा है आपका न्यूरोसाइकोलॉजी। इट स्टडीज द पेशेंट who have had head injury or trauma or suffering from brain damage. न्यूरोसाइकोलॉजी बेसिकली पेशेंट्स को स्टडी करते हैं। कैसे स्टडी करते हैं, या तो हम उसकी केस स्टडीज पढ़ते हैं या फिर हम क्वासी एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं। क्वासी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज क्या है, क्वासी मतलब एक्सपेरिमेंट which are not assigned randomly
और हैव नो कंट्रोल ग्रुप। हम कुछ एक्सपेरिमेंट जो है अचानक से साइन नहीं कर सकते, या फिर कुछ लोग को हम बोलेंगे कि आ जाओ, ठीक है, इतने ग्रुप को इकट्ठा कर लो और उस पर एक्सपेरिमेंट कर लो, नहीं कर सकते। जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि हमें स्मोकिंग के इफेक्ट्स को पता लगाना है, हम लंग्स में कि क्या इफेक्ट आ रहे हैं, तो हम उसके लिए हम एक्सपेरिमेंट तो नहीं करेंगे ना, प्रॉपर एक्सपेरिमेंट कि लो तुम एक सिगरेट तुम पकड़ो, एक सिगरेट तुम पकड़ो और फिर बोलेंगे कि सिगरेट फूको, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये कॉजी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में आता है। तो न्यूरोसाइकोलॉजी पेशेंट को देखता है, उसकी केस स्टडीज को पढ़ता है, या फिर उसकी कॉजी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज को पढ़ता है, फिर उसके बाद उसके बिहेवियर को पता लगा पाता है। ठीक है। और पेशेंट भी कैसे होते हैं, जिनका ब्रेन डैमेज हो गया या न्यूरॉन में प्रॉब्लम्स आ गए या फिर ट्रॉमा में चले गए, ये सारी चीजें जो है पेशेंट्स, ये सारे पेशेंट्स में आते हैं। नेक्स्ट है कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस। किसी को पता है कॉग्निशन क्या होता है? कॉग्निटिव जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ऐसे बता दो नॉर्मल लैंग्वेज में। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? Cognition is basically higher physical, psychological traits, thinking, creative thinking, कॉग्निटिव problem मतलब solving. हम्म, तो वही रिलेटिंग टू द कॉन्शियस इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज सच एज लर्निंग, रिमेम्बरिंग, परसेप्शन, रीजनिंग एक्सेट्रा। ये समझाने की कॉग्निटिव, क्योंकि फर्स्ट बीपीसीसी 101 में तो हम पढ़ ही रहे, और भी जगह में हम बहुत सारे वर्ड्स, यहाँ ये वाला वर्ड्स बहुत सारी जगह में यूज करते हैं। अब देखते हैं कि होता क्या है कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस। Study the interaction between the biological processes and aspects that underlie cognition with specific focus on neural connection. Like neuroscience में देखो, brain में different part is responsible for learning, remembering, perception. अलग अलग एरिया जो है अलग अलग कॉग्निटिव प्रोसेस या मेंटल प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसी को स्टडी करने के लिए, ठीक है, वही जब हम स्टडी करते हैं उसी को हम कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस कहते हैं। ठीक है, मतलब इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन द बायोलॉजिकल प्रोसेस। ब्रेन को पढ़ेंगे, उसके पार्ट्स को पढ़ेंगे, फिर हम पता लगाएंगे कि कौन कौन से पार्ट्स जो है कॉग्निशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी को हम कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस कहते हैं। अब यहाँ पे मेथड्स है न्यूरो इमेजिंग, आगे हम पढ़ेंगे न्यूरो इमेजिंग के कुछ पार्ट्स, जैसे एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन हो गया, ये सारे न्यूरो इमेजिंग में आते हैं। लास्ट है इज द कंपैरेटिव साइकोलॉजी। कंपैरेटिव साइकोलॉजी को हमने बाद में एथोलॉजिकल रिसर्च के नाम पे एथोलॉजिकल साइकोलॉजी भी बोला। क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे एनिमल के बिहेवियर के बारे में बता रहे हैं। एथोलॉजी मतलब होता है समथिंग इज रिलेटेड टू एनिमल बिहेवियर। तो कंपैरेटिव साइकोलॉजी इज द मतलब गाइस बताओ, जैसे एवोल्यूशन, एवोल्यूशन या जेनेटिक या उसके अडेप्टेशन को हम जब रिलेट करते हैं साइकोलॉजी में, उसको हम कंपैरेटिव साइकोलॉजी कहते हैं। अब आपको पता होगा या फिर नहीं पता होगा, एवोल्यूशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है साइकोलॉजी में। पहले अगर हम अपने एंसेस्टर्स को देख लें या फिर अर्ली मैन को देख लें, उनके जो हम जब हम ब्रेन की स्टडी करेंगे तो उनका ब्रेन जो है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था। उनके बिहेवियर भी जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था, उनका जो शेप भी था ब्रेन का वो भी डिफरेंट था। जितना अजीब, जितना फोल्डिंग्स, उनकी जो ब्रेन में जो फोल्डिंग्स थी वो भी कम थी। तो ये सब जो है धीरे धीरे जैसे जैसे एरा बढ़ता गया, ठीक है, अभी जो मॉडर्न ब्रेन है इसमें हम देखते हैं कि फोल्डिंग ज़्यादा है ब्रेन में। जो फोल्डिंग्स हम उसको कॉर्टेक्स कहते हैं बेसिकली। कॉर्टेक्स जो है काफ़ी ज़्यादा डेंस है। तो हमने ये भी देखा कि अभी के स्टडी के हिसाब से कि हमारा जो मॉडर्न ब्रेन है वो बिहेवियर, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो एवोल्यूशन कहीं ना कहीं तो रिस्पॉन्सिबल है ही फॉर द साइकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है जेनेटिक। जेनेटिक तो एवोल्यूशन से कनेक्टेड है ही,
कैसे कनेक्टेड है? अगर कोई पेरेंट अगर किसी यंग वन को रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो उससे क्या पता चल, वो अपने कुछ जीन्स जो है वो दूसरे नेक्स्ट जनरेशन में हेरिडेट कर देगा। ठीक है, तो ये इनहेरिटेंस हो गई। अब जो जीन्स जो तुम्हारा आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जा रही है, तो उसी से ही तो आपको एवोल्यूशन का पता चल रहा है कैसे एवोल्यूशन है। अगर एक जीन जो है बंद हो गया किसी चीज को किसी फंक्शन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल था और वो वर्क करना बंद हो गया, तो अब उसने एक यंग वन को प्रोड्यूस करा, तो उसके पास जो फीचर्स थी वो कुछ ज्यादा डोमिनेंट हो जाएगी, वो फंक्शन दिखाएगा ही नहीं। जो फंक्शन बंद हो गया है वो फंक्शन दिखाएगा ही नहीं। तो जेनेटिक का मतलब यही होता है कि जेनेटिक लेवल में अगर हम देखें तो एवोल्यूशन ऐसे ही होता है। एक पेरेंट से दूसरे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होता है, दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होता है, ऐसे ही। नेक्स्ट है एडाप्टेशन। एडाप्टेशन इज द इन्वायरमेंटल फैक्टर। ये आपके बाहर का जो फैक्टर है, आप किस एरिया में पल रहे हो। जैसे आप डिजर्टिक एरिया में हो, तो डिजर्टिक एरिया के हिसाब से आप कैसे रेगुलेट कर रहे हो आप अपने बॉडी को। या फिर आप विंटर में हो, तो आप अपने विंटर कोई एंटार्क्टिक वाले एनिमल्स जो होते हैं, वो कैसे अपने आप को वहाँ पे अडाप्ट कर पा रहे हैं। ये सारी चीजें जो है कंपैरेटिव साइकोलॉजी में आती है। नेक्स्ट एक नोट है छोटा, इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर आल्सो कॉज्ड बाय एवोल्यूशन ऑफ ब्रेन। मैंने बता दिया ये कि अभी का ब्रेन जो है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, दोनों ही फंक्शन में भी और बिहेवियर में भी। एंसेस्टर या अर्ली मैन के। हीमोस्टैसिस, किसी को पता है हीमोस्टैसिस क्या होता है? अभी रोल डाउन मत करना प्लीज। ऐसे कोई बता सकता है हीमोस्टैसिस क्या होता है? हेलो। अच्छा, नहीं पता, बताओ मैं। Study of blood. ओके, Status is बताती हूँ। basically capacity of body to maintain the stability. यस, बॉडी एक्सटर्नल फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली हमारा जो इंटरनल है फैक्टर वो स्टेबल कैसे रहता है। हीमोस्टैसिस मतलब ये होता है। अब साइकोलॉजी ने इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना दिया क्योंकि हम ब्रेन के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे हीमोस्टैसिस का मतलब होता है कि आप अपने बॉडी को बाहर के एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग कैसे कर पा रहे हो। ठीक है, अगर आप स्मॉल स्पेशीज की बात करो, लिजर्ड देखी होगी। लिजर्ड देखते कि हम डिजर्टिक एरिया वाले जो लिजर्ड्स होते हैं, हम ज्यादातर देखते हैं कि वो जो है रात के टाइम बाहर निकलती है और दिन के टाइम अंदर होल पे रहती, अंदर घुसी भी रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जब अंदर जाती है तो वो अपने बॉडी को रेगुलेट कर रही होती है। इन्वायरमेंट, या तो वो अपने बॉडी को रेगुलेट करेगी या फिर उसको बाहर के फैक्टर से प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक ऐसा एरिया ढूंढेगी ताकि उसे स्टेबिलिटी मिले। तो हेमोस्टैसिस मतलब यही होता है बेसिकली। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सेल, tissue, and organism that allows the maintenance and the regulation of the stability and constancy in respect to other external factors. ठीक है, कि आपकी बॉडी कैसे रेगुलेट कर पा रही है बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल, रेगुलेशन ऑफ ह्यूमन टेम्परेचर। आपकी बॉडी का टेम्परेचर आपको पता है 36.5 डिग्री सेल्सियस। अब ये टेम्परेचर आपके बॉडी का है, बट अगर बाहर ज्यादा गर्मी हो रही होती है तो आपकी बॉडी क्या कर रही होती है? सिक्रीट कर रही होती है स्वेटिंग। स्वेटिंग ज्यादा हो रही होती है। क्यों हो रही होती है? इसलिए हो रही होती है क्योंकि आपकी बॉडी जो है बाहर के फैक्टर से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करता है कि वो स्टेबल रहे। या फिर आपको ज्यादा ठंड लग रही है, बाहर का टेम्परेचर डाउन हो गया आपके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, तो आपकी बॉडी शिवर करना शुरू कर देती है। तो ये सब हीमोस्टैसिस ये काम करता है। सेल जो है इनका ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है कि वो अपना हीमोस्टैसिस जो है मेंटेन करके रखे। दूसरा एग्जांपल है कंट्रोलिंग एपेटाइट। अब कोई इंसान बच्चा पढ़ रहा है बट उसको भूख लगी है, बट उसका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है कि उसको स्टडी करनी है।
तो वो आप उसका ब्रेन क्या सिग्नल देगा कि आपको जितनी अभी भूख लगी है, ठीक है, वो जो पेन हो रहा है वो आप अपने पेन को कम कर दो, डिक्रीज कर दो। नेक्स्ट है स्लीप वॉक साइकिल। इसका इसमें इसको रिलेशन नहीं है, बस मैंने लिख दिया। वैसे ये भी होता है, ये तो आपको पता होगा। स्लीप वॉक साइकिल 24 आवर्स आपका बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका बॉडी जो रेगुलेट करता है। रेगुलेट वाटर लेवल इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी का वाटर लेवल भी जो है हमारी बॉडी बैलेंस करके रखती है ना। अगर आपकी बॉडी में वाटर लेवल कम है तो आपको यूरिन कम होगी, और अगर आपकी बॉडी में वाटर लेवल ज्यादा है तो आप कुछ ज्यादा ही एक्सपेल करोगे यूरिन। तो ये सब हेलो तो ये सब hemostasis के प्रोसेस हैं। Most of the functions in a hemostasis is regulate or controlled by the hypothalamus. अब ये hemostasis जो है उसका जो मेन हेडमास्टर है वो हाइपोथैलेमस है। ये जो टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है और एपेटाइट को कंट्रोल कर रहा है और हमारा वाटर लेवल को भी रेगुलेट कर रहा है, ये सब जो है हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करके रखता है। हाइपोथैलेमस क्या है? ये ब्रेन का पार्ट है। आपको जो बाहर की फोल्डिंग दिख रही है उसके अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। छोटा सा पार्ट होता है, वही ये सारी चीजें जो है रेगुलेट करती है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रही मैं? नहीं नहीं, समझ में आ गया। नेक्स्ट है मेथड टू स्टडी बायोसाइकोलॉजी। अब तक हमने जो भी पढ़ा डिवीजन इन बायोसाइकोलॉजी में, अब इसके मेथड्स हम देखेंगे कि कैसे हम एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स क्या होंगे बायोसाइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट करते टाइम, वो पढ़ेंगे। दिस सेक्शन डील्स विद द मेथड्स एम्प्लॉयड टू स्टडी ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, इसे पढ़ने से पहले हम एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, पॉल ब्रोका। हमारे नोट्स में भी दिया हुआ है, ठीक है, छोटा सा दिया हुआ है। पॉल ब्रोका इज एन फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है, डिस्कवर्ड द ब्रोकाज एरिया। ब्रोकाज एरिया जो है वो हमारा, यहाँ पे देखो आपको ब्रेन का फिगर पहले आपको समझना पड़ेगा। स्क्रॉल डाउन प्लीज थोड़ा सा। ब्रेन के बाहर आपको फोल्डिंग दिख रही है जिसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। अब ये कॉर्टेक्स के डिवीजन होते हैं लोब्स के अकॉर्डिंग। 5 डिवीजन होते हैं, 1 2 3 4, सॉरी 4 डिवीजन होते हैं। फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, राइटल लोब, ऑसिपिटल लोब। पोजीशंस आपको दिख ही रही होगी। फ्रंटल लोब सामने है, पैराइटल जस्ट उसके पीछे ऊपर की तरफ, टेम्पोरल लोब कान के पास होते हैं, ऑसिपिटल सेरेबेलम के जस्ट ऊपर वाला एरिया को हम ऑसिपिटल बोलते हैं। ब्रोकाज एरिया आपके फ्रंटल लोब के लेफ्ट वाले हेमिस्फीयर में सिचुएटेड होता है। इट इज द रीजन इन द लेफ्ट फ्रंटल लोब ऑफ द डोमिनेंट हेमिस्फीयर। डोमिनेंट हेमिस्फीयर वही आपकी बात हो रही है कि फ्रंटल लोब का लेफ्ट वाला जो एरिया है वहां पे, which contains some motor speech area responsible for speech production. देखो ब्रोकाज एरिया का फंक्शन क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पीच प्रोडक्शन। यहाँ पे मोटर स्पीच न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। मोटर किसी को पता है मोटर क्या होता है? मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स। Motor neurons send impulses to the brain for the motor movements. Now the sense अब क्लियर नहीं है वॉइस। motor neurons send impulses to the brain for the motor movements. आपके जो स्टिमुलस को जो आप रिस्पॉन्स करके आपको जो एक्सटर्नल फैक्टर्स को जब रिस्पॉन्स करता है उसी को हम मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। सेंसरी, आप बाहर से जो रिस्पॉन्स आ रहा है आप उसे सेंस करते हो, सेंस करके वो पहुंचाता है फिर ब्रेन में, फिर उसको उसकी फंक्शनिंग होती है। फिर उसके बाद मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, उस रिस्पॉन्स को दोबारा से नीचे लेके जाता है जहाँ पे आपको सेंस हुआ। तो मोटर स्पीच एरिया वही होता है। आप देखो बच्चों में देखा होगा आपने, बच्चों का जो है मोटर स्पीच एरिया काफी ज्यादा डेवलप होता है। सॉरी, मोटर स्पीच एरिया काफी ज्यादा डेवलप होता है। तो कुछ भी बोले ही चले जाते हैं।
उनकी लैंग्वेज चाहे क्लियर हो ना हो बट वो बोलते चले जाते हैं। तो मोटर स्पीच, आप बोलने में जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, स्पीच प्रोडक्शन के लिए। Paul Broca observed that his patient had lost the ability to speak because of damage of the left frontal cortex. तो पॉल ब्रोका ने कैसे डिस्कवर किया ब्रोकाज एरिया, कैसे उसने पेशेंट में देखा उसने कि जो उसका लेफ्ट वाला एरिया था फ्रंटल, या फिर उस फ्रंटल लोब के ब्रोकाज एरिया के पास वाले जितने भी फोल्डिंग्स थी, कॉर्टेक्स बोलते हैं हम उस फोल्डिंग्स को, वो डैमेज थे। तो उसने देखा कि वो पेशेंट्स जो है he lost the ability of speech production, ठीक है, वो वर्बल कम्युनिकेशन हो ही नहीं पा रही थी उनसे। तो ये पॉल ब्रोका की कहानी थी कि उसने ये डिस्कवर किया, क्या किया, ब्रोकाज एरिया। नेक्स्ट है आपका मेथड। मेथड अभी हमने थोड़ा सा साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लिया, न्यूरोलॉजिस्ट के बारे में। अब हम मेन टॉपिक में आते हैं, मेथड्स टू स्टडी बायोसाइकोलॉजी में। फर्स्ट है एब्लेशन मेथड। मैं पहले ऐसे बता देती हूँ कितने मेथड्स है, टोटल 8 है, ठीक है, जिसमें से मैं आज 2 पढ़ाऊंगी, एब्लेशन मेथड एंड हिस्टोलॉजिकल मेथड। एब्लेशन मेथड, एब्लेशन देखो, अगर जिसने बायोसाइकोलॉजी पढ़ ली है उनको ये प्रॉब्लम होती है कि एब्लेशन और लेजन क्या होते हैं, दोनों के बीच में क्या फर्क है, ये समझाना थोड़ा मुश्किल है, वैसे समझ नहीं पाते बच्चे कि क्या होता है। तो लेजन मैं ऐसे ही बता देती हूँ। लेजन बेसिकली क्या होता है, किसी टिश्यू या सेल, बहुत सारे सेल, जब उसमें इन्फ्लामेशन होती है या फिर बाहर से कोई फैक्टर अटैक करता है, जैसे माइक्रोब्स अटैक कर रहे हैं, और वहाँ पे काफी ज्यादा इन्फ्लामेशन हो गई या फिर वहाँ पे गलना शुरू हो गया, खराबी हो गई, तो उसको हम लेजन कहते हैं। ये दिखता कैसे, ये वूंड की तरह दिखता है, इंजरी की तरह कि चोट लग गई है। लेजन बहुत तरीके के होते हैं, ट्यूमर भी होते हैं कि अगर लेजन का हम नहीं रोके तो वो सेल जो है अपने आप में डिस्फंक्शन करना शुरू हो जाएंगे। डिस्फंक्शन करना शुरू हो जाएंगे तो वो धीरे धीरे वो जो डिस्फंक्शन सेल्स है वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करेंगे, करते करते बहुत सारे सेल्स जो है ऐसी डिस्फंक्शनल सेल्स फॉर्म करेंगे, करते करते वो एक क्लस्टर फॉर्म करेंगे। जब वो क्लस्टर फॉर्म करते हैं और अपने अंदर फ्लूइड फील करते हैं तो वो ट्यूमर क्रिएट करते हैं। और अगर हमने उस ट्यूमर को नहीं रोका और वो बर्स्ट हो गया तो वो कैंसर भी क्रिएट करते हैं। एक पर्टिकुलर ट्यूमर कैंसर क्रिएट करता है या फिर उसके बर्स्ट होने के बाद डिफरेंट डिफरेंट जगह में जाएगा थ्रू ब्लड वेसल, तो वहां पे भी कैंसर क्रिएट करेगा, ठीक है। तो लेजन बेसिकली मीन कि वहां पे डिसकॉन्टिन्यूटी या फिर एक एबनॉर्मल टिश्यू क्रिएट हो जाना, जहाँ जो आपको एक इंजरी की तरह, एक चोट की तरह लगे कि वहां पे कुछ इन्फ्लामेशन हो रही है। इन्फ्लामेशन तो पता है ना, ओके, ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ। An area of abnormal tissue or discontinuity among cells, it can be caused by invaders, cellular dysfunction, degeneration of myelin sheath, tumor। ये मैंने कुछ ही एग्जांपल लिए। टिश्यू के एबनॉर्मलिटीज की वजह से या फिर उसके फंक्शंस की डिसकॉन्टिन्यूटी या एबनॉर्मल फंक्शन करने की वजह से जो वहाँ का एरिया अफेक्टेड हो जाता है उसको हम लेजन कहते हैं, ठीक है। किस किस वजह से होता है, इन्वेडर्स की वजह से होता है, ठीक है, या फिर सेलुलर डिस्फंक्शन की वजह से होता है, या फिर हम अगर न्यूरॉन्स की बात करें, न्यूरॉन्स की ही बेसिकली हम यहाँ पे बात करेंगे। न्यूरॉन्स में एक वो होता है बाहर, शीत होती है, आगे जाके समझाऊंगी थोड़ा सा, फिर वो नेक्स्ट यूनिट में। शीत होती है माइलिन शीत, तो उसकी डिजेनरेशन की वजह से भी हो सकता है, और ट्यूमर ट्यूमर की वजह से भी, ठीक है। सो एनी वुंड और इंजरी इज नोन एज लेजन, या फिर हम बोलो कि लेजन इट्स लुक्स लाइक वुंड और इंजरी। सारी इंजरी और वुंड लेजन नहीं होते, कोई कट मार दिया और वो फैल गया तो वो लेजन होता है, ठीक है। एब्लेशन क्या होता है, पर ध्यान से सुनना, लेजन और एब्लेशन के बीच में। एब्लेशन हम वो डैमेज्ड एरिया को रिमूव करते हैं थ्रू नाइफ या सर्जिकल मेथड के थ्रू। सर्जिकल मेथड में आपके बहुत सारे आते हैं, नाइफ से कट कर लिया या फिर हमने कुछ डिवाइस यूज कर लिया वहां पे, जैसे हमने वहां आपका एरिया बर्न कर दिया, तो ऐसे ऐसे डिवाइस यूज करके उस पर्टिकुलर एरिया को हम डिस्ट्रॉय करते हैं
और रिमूव कर देते हैं उसको हम एब्लेशन कहते हैं। समझ में आ गई थी? Yes, ma'am. ओके। एब्लेशन मीन्स रिमूवल ऑफ अ ब्रेन एरिया। वही एब्लेशन यहाँ पे बेसिकली ब्रेन के बारे में बोल रहे हैं, बट एब्लेशन इज नॉट बेसिकली रिमूवल ऑफ पर्टिकुलर ब्रेन एरिया, किसी भी एरिया का होता है, जनरली विद अ सर्जिकल नाइफ और बाय सम अदर सर्जिकल टेक्निक्स। एब्लेशन मेथड, हम मेथड देख लेते हैं। एब्लेशन मेथड इन्वॉल्व द डिस्ट्रक्शन ऑफ सम टिश्यू इन द ब्रेन। डिस्ट्रक्शन, हम वहाँ का एरिया डैमेज कर देते हैं। अब रीजन, हम डैमेज कर देते हैं? डैमेज इसलिए करते हैं ताकि हम या तो पर्टिकुलर डिजीज अगर किसी को हो रही है उसकी वजह से वहाँ का एरिया गल रहा है या फिर वो बोन जो है काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो उसको रिमूव करने के लिए ताकि वो फर्दर इंक्रीज ना हो, फर्दर बाकी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन का इफेक्ट ना करे, तो हम उसको रिमूव कर लेते हैं। ठीक है? या फिर हम जानबूझ के भी एब्लेशन करते हैं। ठीक है? लेजन करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम एक्सपेरिमेंट कर सके। अगर हमने उस छोटे से एरिया में या फिर कोई ब्रेन के पार्ट के एरिया में हमने थोड़ा सा लेजन बना लिया, एब्लेशन कर लिया, तो उसके बाद जो है ह्यूमन बिहेवियर या एनिमल बिहेवियर क्या रहेगा, आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे उसके, इसलिए भी हम एब्लेशन करते हैं। Why we need ablation method? We need ablation method because for surgery, to treat the patient, obviously, for experiment in order to know before and after effects of human or animal behavior, either done by removing the area or destroying or damaging the area. ठीक है? Example देख लेते हैं. Some animals recover from the brain damage either partially or the function of the damaged part are covered up by another part of brain. देखो, एब्लेशन मेथड ये एग्जांपल एक तरीके से ले लेते हैं, बट हमें पता है कि डिफरेंट पार्ट्स जो है अलग अलग वर्क नहीं करते हैं ब्रेन का, दे कोऑर्डिनेट टू ईच अदर। ठीक है? अगर एक एरिया में लेजन आया या हमने एब्लेशन मेथड यूज किया तो बाकी एरिया में भी इफेक्ट आएगा। जैसे मैंने एचएम के बारे में बताया कि एचएम में उसने हिप्पोकैम्पस को रिमूव कर दिया था। रिमूव करने की वजह से उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी खराब हो गई थी। बट हमने देखा उस एचएम का देखा कि कुछ देर बाद उसने मेमोरी तो उसकी आफ्टर 10 मिनट्स या कुछ पर्टिकुलर टाइम पे वो उसकी जा ही रही थी, बट वो पैटर्न जो है वो लर्न करना शुरू कर दिया था कि अगर वो एक कार्ड है या फिर उसको कोई एक पिक्चर दिखाई जा रही है ए, ठीक है, या फिर बच्चों को बोलते हैं ना कि बेटा ए ट्रेसिंग करो लेटर्स को, ए बी सी, उसको वो करवा रहे थे। तो करते करते उसको पता नहीं था कि ए है ये और ये बी है, वो भूल जा रहा था, बट उसको पैटर्न पता चल गया था कि दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके जो ब्रेन का जो रिमूव पार्ट था उसको दूसरे पार्ट ने, ब्रेन के पार्ट ने कवर अप कर लिया। तो ये एग्जांपल इसलिए ही है, सम एनिमल रिकवर्स फ्रॉम द ब्रेन डैमेज ईदर पार्शियली और द फंक्शन ऑफ द डैमेज पार्ट आर कवर्ड अप बाय अनदर पार्ट ऑफ ब्रेन। हमने डॉगी को या किसी पेट को हमने सिखाया, कोई लर्निंग का प्रोसेस सिखाया कि इसको इतने में खाना देना है, इतने में खाना, फिर हमने उसमें एक्सपेरिमेंट कर लिया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर हमने देखा कि उसने लर्निंग जो है छोड़ी थी, बट फिर कुछ दिन बाद देखा उसके कुछ ब्रेन के पार्ट ने उसको पार्शली या कंप्लीटली कवर अप कर लिया। वो कुछ पार्ट जो है, दूसरा बिहेवियर सेम, थोड़ा सिमिलैरिटी सेम है, बट दूसरा बिहेवियर शो कर रहा है। ठीक है? समझ आई? Yes, ma'am. ओके। एब्लेशन मेथड्स के अब मेथड होते हैं, टेक्निक्स होते हैं। ठीक है? मेन टेक्निक्स टू कॉज लेशंस। फिर हमारे रेडियो फ्रीक्वेंसी आ जाता है, फिर नाइफ कट आ जाएगा, फिर क्रायोजेनिक ब्लॉकेट आ जाएगा, ना पॉइजन आ जाएगा। 5 होते हैं। सबसे पहले हम एस्पिरेशन पढ़ेंगे। यहाँ पे एस्पिरेशन वर्ड का लग रहा होगा कि इट इज अ इंग्लिश वर्ड, बट इट इज नॉट। एस्पिरेशन का मतलब होता है कि किसी चीज को सक्ड आउट करना, बाहर निकालना। ठीक है? विड्रॉ कर देना। Here the aspiration refers to the act of withdrawing or sucked out the fluid or other substances through needle. हम इसमें needle का यूज करते हैं। बेसिकली needle से
कोई अफेक्टेड एरिया है, हम उसमें निडल से इंजेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम उसको सक्ड आउट कर लेते हैं कोई डिवाइस यूज करके, या फिर उसको हीट जनरेट करके पहले उसको हम फ्लूइड में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर उसको हम सक्ड आउट कर लेते हैं। तो पहला स्टेप क्या है एस्पिरेशन का? A fine thin needle is placed on the tissue that needs to be examined and is aspirated, means pulled out. Alternatively, an ultrasound probe is placed to sense the area. आप बहुत सारे लोगों ने तो अल्ट्रासाउंड कराया होगा, नॉर्मल अल्ट्रासाउंड, तो देखा होगा कि वो एक डिवाइस यूज करता है। अगर स्टमक अल्ट्रासाउंड होता है पेशेंट का किसी का भी, तो देखते हैं कि वो गोल गोल कुछ मशीन होती है, वो घुमाता है, उसी को हम अल्ट्रासाउंड प्रोब कहते हैं। ठीक है, तो वो नीडल के साथ साथ क्या करता है, उसको साथ में रखता है, और फिर उसके बाद तो जहाँ पे भी आपको डिफेक्ट फील हो रहा है, या फिर जहाँ पे भी आपको एक्सपेरिमेंट करना है, वहाँ पे आप क्या करते हो, उसको सक्ड आउट कर लेते हो नीडल से। स्टेप 2, द कंटेंट्स आर देन प्लेस्ड ऑन द स्लाइड एंड एग्जामिन्ड फॉर डायग्नोस्टिक एनालिसिस। फिर हम क्या करते हैं, प्रोसेस अभी खत्म बिल्कुल नहीं हुआ है, हमने जहाँ पे भी वो पेशेंट है, जिस जो भी डिजीज हो रही है, ट्यूमर हो रहा है, कुछ भी, उस पर्टिकुलर एरिया का फ्लूइड हमने निकाल लिया, निकालने के बाद हमने उसको स्लाइड में डाल दिया, डालने के बाद हम फिर फर्दर डायग्नोस्टिक के लिए उसे भेज देते हैं, फिर फर्दर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। This technique is preferred when a part of cortical tissue has to be searched to reveal the area that is under it for further investigation. कॉर्टिकल टिश्यू मैं बता देती हूँ, कॉर्टिकल टिश्यू जो आपकी जो फोल्डिंग्स है ब्रेन की, ठीक है, उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, उससे रिलेटेड टिश्यूज को हम कॉर्टिकल टिश्यूज बोलते हैं। यूजेस समझ में आ गई, एस्पिरेशन समझ में आ गया, कोई डाउट है? ओके, मैं आगे बढ़ती हूँ। रेडियो फ्रिक्वेंसी, ये एब्लेशन मेथड का दूसरा टेक्निक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी। In this, radio frequency current is used to produce subcortical lesion. देखो सबकॉर्टिकल लेशन, सबकॉर्टिकल आपने ऊपर पढ़ा कि कॉर्टिकल टिश्यू होते हैं, यहाँ पे पढ़ा सबकॉर्टिकल। सबकॉर्टिकल जस्ट कॉर्टिकल के नीचे वाला पार्ट जो होता है, उसको हम सबकॉर्टिकल बोलते हैं, उसमें साइज आती है, हाइपोथैलेमस आता है, हिप्पोकैम्पस आता है, ठीक है, ये सारी चीजें जो है सबकॉर्टिकल रीजन आता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, करंट रेडियो फ्रिक्वेंसी से एक जनरेटर लेते हैं, जनरेटर से हम इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करने के बाद हम उसमें करंट करंट पास डाउन कराते हैं, और फिर इलेक्ट्रोड से करंट जनरेट करता है हाई फ्रिक्वेंसी का, हाई फ्रिक्वेंसी करंट, वो भी एसी। एसी और डीसी, एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, अगर कोई फिजिक्स का स्टूडेंट है तो एसी और डीसी समझ में आ रहा होगा, ये एसी और डीसी क्या होता है। स्टेप्स, द वायर इज प्लेस्ड, ठीक है, वो वायर क्या है, इलेक्ट्रोड है। तो थोड़ा प्लीज रोल डाउन, थोड़ा नीचे कर लीजिए। स्टेप देखते हैं अब हम, द वायर इज प्लेस्ड, वो वायर हम इलेक्ट्रोड लेते हैं बेसिकली। इलेक्ट्रोड जो है, एक पतले से रॉड्स होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, दोनों जो है आपस में जब वो कनेक्ट होते हैं थ्रू मीडियम, तो वो एक करंट प्रोड्यूस कराते हैं। इलेक्ट्रोड का मतलब ये होता है। ऑन द टिश्यू विच नीड्स टू बी एग्जामिन्ड, अब जहाँ पे भी आपको जरूरत है वहाँ पे आपने उसको वायर को प्लेस किया। फिर नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप प्लीज। साहिल, नेक्स्ट स्टेप स्क्रॉल डाउन कर लीजिए थोड़ा सा ऊपर। काफी नीचे हो गया, थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, मतलब प्रीवियस वाला थोड़ा सा। और ऊपर,
डायग्राम के ऊपर अच्छा मैं ऐसे ही बता देती हूँ, ठीक है। सेकेंड स्टेप है रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइस प्रोड्यूसेस अ हाई फ्रिक्वेंसी करंट, ठीक है। करंट प्रोड्यूस करती है, जब हम उसके इलेक्ट्रोड्स पे लगाते हैं तो वो करंट प्रोड्यूस करती है। अब जहाँ पे भी उसने लगाए तो वो एक हीट जनरेट करेगी। द करंट रिजल्ट्स इन प्रोड्यूसिंग द हीट एंड कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू इन दैट एरिया। वहाँ पे क्या करेगी, हीट हीट जनरेट करने के बाद जो भी आपका वहाँ पे लेजन क्रिएट हो रहा है या फिर इन्फ्लामेशन हो रही है उसको वो डिस्ट्रॉय कर देगी। दिस मेथड डज नॉट स्टिमुलेट न्यूरॉन्स एंड हेंस इज नॉट गिवन समटाइम। ये बुक में नहीं दिया, ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है कि मतलब कुछ लोग पूछते हैं कि पेशेंट को पेन होता है, नहीं होता है बिल्कुल। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका जो करंट है वो इतना हाई नहीं होता जिसकी वजह से जो है न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट कर सके। तो इसलिए पेशेंट जो भी इस मेथड से ट्रीट होता है या फिर एक्सपेरिमेंट करवाता है उसको एनेस्थेशिया बिल्कुल नहीं दिया जाता। नेक्स्ट स्टेप है कट नाइफ। थर्ड मेथड है कट नाइफ। नाइफ कट बोल दो, नाइफ कट। बस नाइफ कट। नाइफ कट में कुछ नहीं है, आप नाइफ से उसे काटते हो थोड़ा सा एरिया को जहाँ पे भी आपका होता है, फिर उसमें आप थोड़ा बर्न करते हो या फिर उसे बर्न करके रिमूव कर देते हो। Cutting is used to make cut on any area of the nerves or the brain, basically in subcortical region. Subcortical वही जो folding the cortex की उसके नीचे वाला region. By using a special device for precise cut. अब special device यहाँ पे बात की जाए तो जो फाइन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, नाइफ्स जो होती है उनकी, या फिर इलेक्ट्रिकल नाइफ्स जो होती है ये जितनी भी है, या फिर ड्रिलिंग वाले पार्ट्स जो होते हैं, ये स्पेशल डिवाइस होते हैं जो अच्छे से कोई दूसरे एरिया में इफेक्ट ना करे, वो प्रिसाइज कट करते हैं। बुक में दिया हुआ था स्टेरोटैक्टिक अपैरेटस। यहाँ पे अब देखो, अब पेशेंट जो सर्जन है वो पेशेंट में सर्जरी कर रहा है तो उसको पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे उसको कट मारना है। अंदर तो ब्रेन तो क्रेनियस स्कल के अंदर होता है, तो अंदर पता करने के लिए एक डिवाइस होता है जो एक 3D पिक्चर फॉर्म करता है, ठीक है, ब्रेन का, और उसी के थ्रू वो मॉनिटर कर करके वो सर्जरी करता है फॉर द एक्सपेरिमेंटल पर्पस। तो स्टेरोटैक्सिस अपैरेटस वही हो गया, ये एक डिवाइस होता है जो 3D इमेज फॉर्म करता है ब्रेन। फोर्थ टेक्निक जो है एब्लेशन मेथड की, वो क्रायोजेनिक ब्लॉकेड है। किसी को पता है क्रायो मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है क्रायो मतलब? ओके, लगता है सब बोर हो रहे हैं। हेलो, हेलो, ओके ठीक है। फोर्थ है क्रायोजेनिक ब्लॉकेड। क्रायो मतलब समथिंग, कोई सब्सटेंस या कोई गैस, ऐसी चीज जो आपके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से या नॉर्मल इन्वायरमेंट टेम्परेचर से टेम्परेचर को डाउन करते हैं। बेसिकली अगर हम नॉर्मल बात करें क्रायो की, तो एक गैस आती है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस का टेम्परेचर ही अपने आप में -196 डिग्री सेल्सियस होता है। उसमें जो होते हैं लाइक या फिर कुछ भी चीज डालते हैं फॉर, तो वो फ्रीज हो जाती है फॉर द प्रिजर्वेशन के लिए हम बेसिकली यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो हम क्रायोजेनिक ब्लॉकेट की जब बात कर रहे हैं तो हम कुछ ऐसी गैस ब्रेन में डालेंगे। डालने से क्या होगा, जहाँ पे भी वो गैस जाएगी उससे वो एरिया जो है
टेम्पररीली बंद हो जाएगा वो काम, वर्क cryogenic blockade deals with the production and effects of very low temperature. Please share the screen. It deals with the production and effect of very low temperature. Temperature down कर देता है. This method is a temporary way of inducing the lesions. बस कुछ नहीं है, कुछ देर के लिए होता है, फिर ज्यादा यूज नहीं होता है इसका. जहाँ पे भी उसको करना होता है सर्जरी, वहाँ पे बस वो लेजन्स को क्या करेगा, इंड्यूस करेगा और बाकी एरिया को इफेक्ट नहीं करेगा. फिर वहाँ पे एब्लेशन मेथड के थ्रू उसको रिमूव कर देगा. स्टेप क्या है? अ क्रायोप्रोब इज प्लेस्ड इन द ब्रेन बाय मेकिंग ओपनिंग. ओपनिंग कहीं से भी, स्कल को हम कैसे भी ओपन, इजिली ओपन हो सकता है स्कल. क्रायोप्रोब क्या है? कोई भी डिवाइस हम जब अंदर डालते हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया में जब हम डालते हैं उसको हम प्रोब कहते हैं. तो क्रायोप्रोब जो टेम्परेचर से रिलेटेड होगा, गैस, ऐसी गैस वाले इंस्ट्रूमेंट वाला जो गैस रिलीज करे, वो ट्यूब हम अंदर डाले तो वो क्रायोप्रोब है. सेकेंड स्टेप क्या है? थ्रू क्रायोप्रोब अ कूलेंट इज सेंट टू द एरिया अंडर द स्टडी. The coolant reduces the temperature at its tip to such an extent that the neuron stops sending impulses. Since the temperature is maintained at above freezing point, there is no structural damage. बस न्यूरॉन्स के जो न्यूरोसिग्नल ट्रांसमिशन है वो स्टॉप हो जाती है, कोई डैमेज नहीं करती है. फिर आफ्टर प्रोसेस टेम्परेचर इज रिस्टोर. फिर जब हम उस गैस को जब बाहर निकाल देते हैं तो दोबारा से हमारा जो न्यूरॉन्स का टेम्परेचर है, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, वापस से रिगेन होता है. लास्ट स्टेप है एब्लेशन मेथड का, नर्व पॉइजन. पॉइजन से लग रहा है, पॉइजन से क्या पता चल रहा है आप लोगों को? प्लीज नेक्स्ट पेज, रोल डाउन द स्क्रीन. नर्व पॉइजन ये लास्ट एब्लेशन मेथड है. पॉइजन से क्या पता लग रहा है? Something we are using agents. वो एजेंट्स केमिकल बेस्ड है. कौन कौन से हैं? काइनिक एसिड एंड आइबोटेनिक एसिड. ये दो तरीके के अमाइनो एसिड्स होते हैं. हम उसको डालते हैं ब्रेन में, न्यूरॉन्स में, ठीक है, जहाँ पे भी हमें लेजन्स करनी होती है. These are used to create lesions in particular area in the brain in order to know the behavior. These chemicals are inserted through the glass tube known as cannula. अब मैं कैन्यूला बता देती हूँ. कैन्यूला क्या होता है? आप बहुत सारे लोग तो एडमिट हुए होंगे हॉस्पिटल में, तो हाथ में छोटा सा वो इंसुलिन चढ़ाने के लिए या फिर ग्लूकोज चढ़ाने के लिए लगता है, वो नीडल जो लगता है वो कैन्यूला होता है. बट ये हैंड कैन्यूला होता है. अगर ब्रेन कैन्यूला आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ब्रेन कैन्यूला काफी ड्रिलिंग टाइप है, पतला सा है, इसको इंसर्ट करते हैं, ठीक है. तो ब्रेन कैन्यूला के थ्रू ये केमिकल एजेंट्स को डालता है और फिर उसके बाद वहां पे जहाँ पे उसको लेजन करना होता है वहां लेजन करता है और ह्यूमन बिहेवियर को पता लगाता है. एब्लेशन मेथड खत्म हो गया. किसी को डाउट है तो पूछ सकता है. समझ में आया एब्लेशन मेथड? ये एब्लेशन मेथड में 5 थे, समझा दिया. एस्पिरेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी, नाइफ कट, क्रायोजेनिक ब्लॉकेट और नर्व पॉइजन. क्वेश्चन पूछूं मैं एक दो? अच्छा, रेडियो फ्रीक्वेंसी बताएगा कोई? क्या होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी? सोनाली, are you there? Yes, ma'am. क्या आप मुझे बता सकते हो रेडियो फ्रीक्वेंसी में क्या होता है?
मैम इसमें एक इलेक्ट्रोड डाला जाता है, उससे एक फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है जो 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 टिश्यू में डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है। हीट प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से वहाँ पे फ्लूइड या उस एरिया को हम remove कर देते हैं, है ना? हाँ हाँ। अल्ट्रासाउंड प्रोब क्या होता है, कोई बताएगा? कोई और किसी को पता है अल्ट्रासाउंड प्रोब? It is used in aspiration technique. Okay, what is aspiration? Aspiration is something when we suck out. Yeah, okay. ठीक है, काफी टाइम हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में फर्दर कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास कब होगी साहिल? आई थिंक थर्सडे को ना? Okay, then we will continue on Thursday. Thank you, students. Thank you so much. थैंक यू मैम।